सेल। तो सेल क्या है, मतलब डिफरेंशिएटिंग फीचर है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, उनके नाम में ही सेल है ना। सो ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो कोई भी लिविंग बीइंग अगर सेल का नहीं है तो उसको हम कंप्लीटली लिविंग नहीं बोलते, अगर कंप्लीट सेल नहीं है तो। जैसे वायरसेस हैं या प्रायंस हैं, उनको हम लिविंग नहीं बोलते, वो बाउंड्री पे है लिविंग और नॉन लिविंग के। लिविंग बोलने के लिए सेल होना पड़ेगा, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे एक सेल हो, चाहे मल्टीपल सेल हो। बट जब तक सेल नहीं है तब तक लिविंग नहीं है। अब जो सेल के फंक्शंस होते हैं, अब यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है वो सारे फंक्शन एक ही सेल करेगा। तो जितने भी फंक्शन होंगे वो पूरा एक सेल करेगा। लेकिन हमारी तरह मल्टी सेलुलर जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं, हम क्या करते हैं, कल ही मैंने बताया था कि कुछ सेल्स स्पेशलाइज करके एक टिश्यू बनाएंगे, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। वो टिश्यूज ऑर्गन बनाएंगे और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है। तो ऐसी सेल में भी कुछ सेल होंगे जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए चेंज किए गए होंगे। तो यूकैरियोटिक सेल जैसे होते हैं कि कोई एक सेल स्पेसिफिक फंक्शन कुछ करेगा, कोई सेल कुछ करेगा। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा कि यूनिसेलुलर उसको एक को ही सब कुछ करना है, तो वो एक ही सेल सब कुछ करेगा। हाँ, यूकैरियोटिक जैसे प्रोटिस्ट्स होते हैं, वो यूकैरियोटिक होकर भी यूनिसेलुलर होते हैं, तो वहां पे भी यूकैरियोटिक सेल को सब कुछ करना पड़ता है। ये साइंटिस्ट्स के नाम को याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट किसने सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था? एंटन वॉन लियोनोव ने। ठीक है। सेल नाम कैसे पड़ा था? जैसे जो जेल का सेल होता है ना, प्रिजन का सेल होता है, उसने देखा कि ऐसा सेल लग रहा था उसको, कि भाई एक सेल की शेप में, इसलिए उसका नाम सेल रख दिया था उसने। ठीक है। फिर आती है बात सेल थियरी की। सेल थियरी किसने दी थी? सॉरी, बीच में बात रहेगी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। फिर उसके बाद से सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद से हमारे माइक्रोस्कोप बढ़ते गए, अच्छे होते गए, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए। उसके बाद से तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में तो आप बहुत ज्यादा डिटेल में देख सकते हो, मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ देखा जा सकता है। फिर बात आती है सेल थियरी की। सेल थियरी थी श्लीडन और श्वॉन की। श्लीडन जो बॉटनिस्ट था और श्वॉन जूलॉजिस्ट था, इन्होंने सेल थियरी दी थी। लेकिन इस श्वॉन का याद रखना है कि जूलॉजिस्ट होते हुए भी इसने सेल, जो प्लांट सेल कंपोज्ड ऑफ सेल वॉल होती है, प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल होती है, वो श्वॉन ने बोला था। तो कंफ्यूज मत होना कि ये बॉटनिस्ट था तो इसने बोला होगा, नहीं, श्वॉन ने बोला था वो बात। और फिर शेड एंड शोल ने टुगेदर, मतलब दोनों इकट्ठे मिलकर उन्होंने सेल थियरी दी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि सेल्स जो होते हैं वो, मतलब नए सेल्स होते हैं, वो आते कहाँ से हैं। ये किसने बताया था? ये बताया था रुडोल्फ वर्चो ने। उसने बोला था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो उसने जो श्लीडन और श्वॉन ने सेल थियरी दी थी उसको थोड़ा मॉडिफाई किया था। और फिर उसने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये किसने बताया था? ये रुडोल्फ वर्चो ने बताया था। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला किसने बोला था। तो ये बहुत बार पूछ लेते हैं, याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं सेल की। तो सेल आपने देखा होगा, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है कि एनियन पील या ह्यूमन चीक सेल की देखा होगा अपने 9th 10th क्लास में। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर में आपने आगे सेल ही सेल देखना है। एनाटॉमी की छोटी सी ब्रांच होती है जिसमें सारा दिन आपको बैठ के माइक्रोस्कोप में सेल्स देखने हैं। ठीक है। चलो, अब सेल का बेसिक फंडा क्या होता है? सेल जैसे मैंने बताया है कि ऐसा एक शेप का होगा, किसी भी शेप का हो सकता है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस होगा जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है। अब अगर ये जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियई हो, अगर न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन हो, तो वो होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन अगर नो मेम्ब्रेन बाउंड है, कि जो न्यूक्लियई है उसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ऐसे कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे कोई ऑर्गेनल नहीं होते। राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, और वो दोनों में मिलेंगे आपको, बट स्टिल दोनों में डिफरेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में अलग होते हैं और यूकैरियोटिक में अलग होते हैं मोस्टली। अब जो राइबोसोम है वो कहाँ कहाँ पे होता है? फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम्म। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। ठीक है। पीपीएलओ इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। Prokaryotes are generally smaller and they multiply more rapidly than the eukaryotic cells. ये आप अगले साल भी जब माइक्रोब्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, हम 12th वाला, उसमें भी आएगा कि नॉर्मली प्रोकैरियोट्स कितना जल्दी जल्दी वो कर सकते हैं। या जो हम, एक मिनट, ये क्या हुआ?
या जो हम वो भी करेंगे, क्या बोलते हैं, सेल साइकिल वाला चैप्टर करेंगे, उसमें भी आपको दिखेगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब जो 4 बेसिक शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की, बेसिलस है, बेसिलस क्या होगा, रोड लाइक बैक्टीरिया होगा। कोकस है, स्फेरिकल बैक्टीरिया होगा। विब्रियो है, कोमा शेप होगा। एंड स्पाइरिलम है, जो स्पाइरल शेप का होगा। ठीक है। विब्रियो का सबसे कॉमन एग्जांपल नाम में आएगा विब्रियो कॉलरी, ठीक है, जो कॉलरा कोजिंग बैक्टीरिया होता है ना। पहले बहुत कॉमन डिजीज थी कॉलरा, मतलब इंडिया के जो कोस्टल स्टेट्स हैं उधर, बांग्लादेश के तरफ, वेस्ट बंगाल या उधर वाले स्टेट्स में कॉलरा एपिडेमिक पहले बहुत ज्यादा फैलते थे, अब थोड़ा कंट्रोल हो चुका है। चलो। अब चाहे इनकी शेप जितनी मर्जी डिफरेंट हो, लेकिन जो उनका फंडामेंटल बेसिक है वो लेवल सेम है, मतलब बहुत ज्यादा उनका फंक्शनिंग जो लेवल है वो नियरली सेम होता है हर एक प्रोकैरियोट में। तो एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ऑल हैव अ सेल वॉल। हर एक के पास सेल वॉल होगी। सेल वॉल होने का फायदा क्या होता है? सेल वॉल सेल को स्ट्रक्चर देके रखती है। किसी भी सेल में सेल वॉल होगी, चाहे बैक्टीरियल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, वो उसको स्ट्रक्चर देके रखेगी, वो उसको बर्स्ट करने से या कोलैप्स करने से बचाएगी। तो जैसे ह्यूमन सेल्स में मेम्ब्रेन नहीं होती, तो अगर आप आरबीसीज को या किसी सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दोगे तो पहले सेल अपने शेप चेंज करेंगे, फिर वो बस्ट कर जाएंगे। बट जो भी सेल वॉल वाले सेल होंगे वो बस्ट नहीं करते, ना ही वो कोलैप्स करते हैं। ठीक है। और प्रोकैरियोट्स हमने पढ़ा कि उनका जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। नेकेड मतलब कोई भी आसपास उनके सराउंडिंग मेम्ब्रेन नहीं होती। अब उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो सकता है, दो चीजों में होता है मेनली, जीनोमिक डीएनए होगा और एक प्लाज्मिड होगा। जो उनका मेन जेनेटिक मटेरियल है, जो उनका जेनोमिक डीएनए है, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए। जैसे ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ऐसे इनके पास सिंगल क्रोमोसोम में होगा या फिर सर्कुलर डीएनए भी हो सकता है। और कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोल देते हैं, दैट इज स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए। और ये आपने पढ़ा भी होगा कि कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो ये प्लाज्मिड दे सकता है, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। और हम आगे कभी पढ़ेंगे कि ये क्या कहते हैं, आपस में बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन भी करा सकते हैं विद फॉरेन डीएनए। ठीक है। प्रोकैरियोट्स की मेम्ब्रेन में एक स्पेशल चीज होती है कि कुछ इनफोल्डिंग्स होती है, जैसे कि अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है, इसको मीजोसोम बोलते हैं। और फोल्डिंग्स का एक तो फायदा क्या होगा, कहीं भी फोल्डिंग होगी सेल में, मैंने कितनी बार बताया आपको कि सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, लेकिन इनका मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। पहले मीजोसोम्स के होते हैं, वो वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स, लेमिले इनकी फॉर्म में हो सकते हैं। अब इनका काम क्या क्या होता है? दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, respiration, secretion processes, and to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है कि क्रोमेटोफोर्स करके भी एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती है, जो पिगमेंट्स कैरी करती है। नाम में ही है क्रोमा, क्रोम का मतलब कलर होता है, ठीक है, तो पिगमेंट्स होंगे जो उनको कैरी करेगा। अब हमने सेल के ऊपर बारे में थोड़ा छोड़ दिया था, वो ये है कि माइकोप्लाज्मा है वो है स्मॉलेस्ट सेल, 0.3 माइक्रोन होता है वो। वायरसेस जनरली 0.02 टू 0.2 होते हैं, बट हम उनको कंसीडर नहीं करते प्रॉपर सेल, उनको प्रॉपर लिविंग नहीं माना जाता, इसलिए मैंने यहाँ स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा को लिखा है एनसीईआरटी में। बैक्टीरिया होते हैं जो जनरली 3 to 5 माइक्रोन्स होते हैं। जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, नॉर्मल एक टिपिकल कोई भी ले लो, वो कितना होता है, वो 10 to 20 माइक्रोन्स होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सा है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और नर्व सेल्स होते हैं वो सब, मतलब सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं बॉडी में, क्योंकि उनकी एक्सोन बहुत लंबी होती है। ठीक है। तो नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेल एनवेलप की। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल जो मोस्टली सब में 3 लेयर बनाते हैं, जो क्या कहते हैं, हमारा इसको बनाएंगे, सेल एनवेलप को बनाएंगे। आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकेलिक्स, बीच में है सेल वॉल, और इनर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकेलिक्स दो फॉर्म में हो सकता है, लूज शीट की फॉर्म में होता है तो इसको हम स्लाइम लेयर बोल देते हैं, या अगर थिक और टफ है तो उसको कैप्सूल बोल देते हैं। ठीक है। सेल वॉल मैंने बताया कि प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। फिर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि किसी सब्सटेंस को तो क्रॉस करने देगी, बट बाकियों को रोक देगी। ठीक है। तो ये बहुत सेलेक्टिव परमिएबल होती है, और यही आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी। अब हम बैक्टीरिया को डिवाइड किस बेस पे कर देते हैं? एक बैक्टीरिया को डिवाइड करने का बेस होता है कि जो सेल एनवेलप अगर ग्राम स्टेन को ले रही है,
ग्राम स्टेन क्या है? स्टेनिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से हम सेल को किसी भी सेल को विजुअलाइज कर सकते हैं, तो उनमें से एक एग्जांपल है ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग को अगर ले रही है तो उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मतलब पर्पलिश सा डार्क ब्लूइश सा स्टेन होता है, अगर उसको ले ले तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिखेगा आपको। इसके एग्जांपल क्या होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस हो गया और स्टेफाइलोकोकस हो गया, ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है। और अगर वो नहीं लेते तो वो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। हम बेसिकली स्टेन को, जैसे स्लाइड में हमने बैक्टीरिया लिया, फिर हमने स्टेन डाला, फिर हमने उसको वॉश आउट कर दिया। तो अगर वॉश आउट करने के बाद भी बैक्टीरिया के पास स्टेन रहा तो वो ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन अगर स्टेन लूज कर दिया तो ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव कौन कौन से होते हैं? ई कोलाई होता है जैसे, या सैल्मोनेला हो गया, ये होते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक है। अब जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं दे कैन बी मोटाइल और दे कैन बी नॉन मोटाइल। तो मोटाइल किससे होते हैं बेस? वो फ्लैजिला पे। अगर फ्लैजिला है सेल पे तो फ्लैजिला हेल्प्स इन मोटिलिटी। ठीक है। तो फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला इज अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल एंड अरेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट में होता है ये, कि किसी में यूनिसेलुलर यूनिफ्लैजिला होगा, एक फ्लैजिला होगा, किसी में दो तीन होंगे, किसी में मल्टीपल चारों तरफ फ्लैजिला फ्लैजिला होंगे। अरेंजमेंट भी अलग होती है, कि किसी के एपेक्स पे होगा, किसी के चारों तरफ होगा, किसी के कहीं होगा। ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। फ्लैजिला के तीन पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। जो उसका फिलामेंट है दैट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल्फ सरफेस टू द आउटसाइड। ठीक है। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, बाकी दो और हैं, हुक एंड बेसल बॉडी। इसके अलावा सेल सरफेस पे दो और चीजें हो सकती हैं, बट ध्यान रखना है कि दे डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। वो क्या होते हैं? पिलाई एंड फिम्ब्री। ठीक है। दे आर अदर सरफेस स्ट्रक्चर्स बट दे डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। सो ये क्या है? दे आर elongated tubular structures made of a special protein। और फिम्ब्री क्या है? स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स। जैसे आपके टूथब्रश में ब्रिसल्स होते हैं ना, ऐसे बहुत छोटे फाइबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमने देखे हैं कि जो स्ट्रीम्स होती हैं, कि छोटी छोटी रिवर को कंट्रीब्यूट करती हैं स्ट्रीम्स, उनमें जो रॉक्स पड़े होते हैं उन उस पर अटैच करके रखती हैं कि वाटर उसको लेके नहीं जाता, क्योंकि वो फिम्बरी उसको टाइटली अटैच करके रखती है। और कुछ होस्ट टिश्यूज में भी, कि जिन एनिमल्स पे अटैक करते हैं या होस्ट बनाते हैं, उससे अटैच करने में भी फिम्बरी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अब हम बात कर लेते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रही है, मेन याद रखना है ये, कि in prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. They are about 15 to 20 nanometers in size. ठीक है। दो यूनिट से बने होते हैं, 30s यूनिट एंड 50s यूनिट। जो यूनिट्स होती है सेडिमेंटेशन यूनिट होती है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये कितना दोनों आपस में मिलकर बनाती हैं, इसको याद रखना है आपको। ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है। यूकैरियोट की हम कल बात करेंगे। राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। आपको पता होगा कि बॉडी में क्या करती है? डीएनए से आरएनए बनाती है, आरएनए से प्रोटीन बनाती है। तो ये मेन फंक्शन है प्रोटीन, मेन वो है प्रोसेस प्रोटीन बनाने का, जिससे सारी लाइफ इस पर डिपेंड होती है। तो इसको बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। राइबोसोम क्या करते हैं? एमआरएनए, स्पेसिफिक कौन सा आरएनए? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है। और अगर एक एमआरएनए में बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं और वो प्रोटीन बनाए जा रहे हैं, प्रोटीन चेन्स बनाए जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ठीक है। सेवरल राइबोसोम्स मे अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? इंक्लूजन बॉडीज आर द रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। कि कुछ जो भी प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी रिजर्व मटेरियल है, वो इंक्लूसिव बॉडी के फॉर्म में सेल में रहता है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन दी साइटोप्लाज्म। इसका एग्जांपल क्या है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए। ठीक है। और कुछ ब्लू ग्रीन या पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें गैस वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यूकेरियोटिक सेल की। सो मोनरा को छोड़ के, मतलब बैक्टीरिया को छोड़ के, बाकी सारे यूकेरियोटिक हैं। प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई। ठीक है। अब यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है। मतलब जैसे बॉडी में मैंने बताया ना कि हर एक सेल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है,
ऐसे ही विद इन सेल हर एक कंपार्टमेंट का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। तो यूकेरियोटिक सेल में यहाँ भी वही थीम देखने को मिलती है कि बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बना दो और एक कंपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक फंक्शन रखो, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है। सो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और यूकेरियोट्स में ऑनवेलप न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड ऑनवेलप होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है। लेकिन सारे आइडेंटिकल नहीं होते यूकेरियोटिक सेल्स। जैसे प्लांट और एनिमल सेल्स की मेन बात कर लेते हैं हम। प्लांट्स में सेल वॉल होगी, एनिमल्स में नहीं होगी। प्लांट्स में प्लास्टिड होगा, एनिमल में नहीं होगा। प्लांट में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, ये रहा, एनिमल्स में नहीं होगा। और एनिमल्स में सेंट्रियोल होंगे, बट वो मोस्टली प्लांट्स में नहीं होते। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। तो ये एक बार पिक्चर देख लो प्लांट सेल की और एनिमल सेल की, बड़े अच्छे से देख लेना, पहचान लेना, इजी वैसे पहचानना कि सेल वॉल होगी प्लांट सेल में, एक बहुत बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा। ठीक है। और एनिमल सेल्स में सीधा सेल मेम्ब्रेन होगी, कोई वॉल नहीं होगी, कोई वैक्यूल नहीं होगा। ठीक है। और साइड इन्होंने वो भी रखा होगा, क्लोरोप्लास्ट भी रखा होगा, ये रहा क्लोरोप्लास्ट, ये उधर नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया जब आएंगे तब चल जाएगा पता कि जो जब एवोल्यूशन चल रहा था, इनिशियल स्टेजेस पे था, तो माइटोकॉन्ड्रिया फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते थे और उनको दूसरे सेल्स ने एंगल्फ कर लिया, तो वो उस सेल का पार्ट बन गया एक तरह से। बट आज भी जो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो इस बात को भूले नहीं है कि हम फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। वो अपना डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल अपने पास अलग से बना के रखते हैं। ठीक है। तो और जो वो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ मदर्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, उसका फादर से कुछ रिलेशन नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी अगर जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिर्फ मदर से ट्रांसफर होगा। ठीक है। तो जब हम कल बढ़ाऊंगा, मैं ऑर्गेनाइज ज़्यादा बढ़ाऊंगा, तब इसके बारे में और बताएंगे। ठीक है। चलो यार, आज मैं इतनी बना पाया था, फिर मेरा हाथ दर्द करने लग गया था आज। तो बाकी हम कल बात करेंगे। वो चैप्टर अभी हमारे स्टार्ट नहीं हुआ है सर। कौन सा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ? ये जो सेल वाला पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा। ओके। कोई बात नहीं, तो अब भी आपको याद तो रहेगा। बट अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर भी बता देना। मैं भी मेरे हिसाब से तो फायदा ही रहेगा अगर आप अब भी कर लोगे, तो जब क्लास में आपको पढ़ाएंगे तब भी ढंग से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। चलो, बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं कल बात करता हूँ यार मैं क्वेश्चंस, क्योंकि अभी मेरा मतलब कल हम आराम से बात कर लेंगे। मेरा चैप्टर पूरा करने के बाद मेरा क्वेश्चंस करने का मन है। ठीक है। चलो, बाय, गुड नाइट। क्लास 11 बजे तक चलने दो। मैं चला तो लूँ, बट मैं नोट्स नहीं बना पाया ना यार, बिना नोट्स के कैसे कराऊंगा मैं। ठीक है, कल कराता हूँ यार।